नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सिंह गौर शौर्य गाथा में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे हिंदू सम्राट के बारे में जिसको इतिहास में इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया, और उसे ये उपमा किसी हिंदू भारतीय ने नहीं बल्कि एक इस्लामिक यात्री ने ही दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्यवंशी क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, जिन्होंने भारत के एक विशाल भूभाग पर लगभग 50 वर्ष शासन किया। विडंबना ये है कि मिहिर भोज परिहार का इतिहास में महिमा मंडन नहीं किया गया, क्योंकि भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, राजपूत विरोधी एक विचारधारा भारत के शिक्षा तंत्र पर उस समय काबिज थी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको मिहिर भोज परिहार का पूरा इतिहास बताएंगे और बताएंगे कैसे उन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं को धूल चटाई। भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने मिहिर भोज के इतिहास को काट देने का षड्यंत्र किया, लेकिन फिर भी मिहिर भोज परिहार के वैभवशाली इतिहास को दबा ना सके। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। मिहिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते थे। उनका जन्म विक्रम संवत 873 ईस्वी को हुआ था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। मिहिर भोज प्रतिहार की वीरता की कथाएं पूरे विश्व में प्रचलित थीं। कश्मीर के राज्य कवि कल्हण ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में सम्राट मिहिर भोज का गौरवशाली उल्लेख किया है। काबुल का ललियाशाही राजा, कश्मीर का उत्पल वंशी राजा अवंतीवर्मन, नेपाल का राजा राघव देव और असम के राजा सभी सम्राट मिहिर भोज के मित्र थे। भारत के इतिहास में कई वंश बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके साम्राज्य बड़े विस्तृत थे और उन्होंने साहित्य का भी बहुत प्रसार किया। भारत के महान साम्राज्यों में प्रतिहार क्षत्रियों का भी एक महत्वपूर्ण और विशाल साम्राज्य रहा है। प्रतिहार साम्राज्य मौर्य और गुप्त साम्राज्यों जितना विस्तृत अवश्य नहीं था, लेकिन उसकी चुनौतियां इनसे कहीं बड़ी अवश्य थीं, जिनका प्रतिहार वंश के महान शासकों ने कुशलता से सामना किया। उपरोक्त सभी साम्राज्यों के शत्रु एक तरफ ही थे या कम शक्तिशाली थे, लेकिन प्रतिहारों के शत्रु प्रत्येक दिशा में थे। पश्चिम में अरब आक्रांताओं जैसे दुर्दांत शत्रु, तो दक्षिण में राष्ट्रकूट जैसी महाप्रबल चुनौती, वहीं पूर्व में पाल थे जो निरंतर प्रतिहारों पर आक्रमण करते थे। स्वयं अरब यात्रियों ने अपने वृतांत में लिखा है कि प्रतिहारों को चारों दिशाओं में लाखों की सेनाएं रखनी पड़ती थी। इस प्रकार यदि प्रतिहारों की शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये मौर्य और गुप्त साम्राज्यों से अधिक सिद्ध होती है। उस समय के अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज परिहार को भारत में इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु घोषित किया है। अपनी पुस्तक सिलसिला उत तारिका में सुलेमान ने लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज के पास ऊँटों, घोड़ों और हाथियों की एक बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता है। उनके राज्य में चोर डाकुओं का भय नहीं होता। मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं दक्षिण में राष्ट्रकूटों के राज्य, पूर्व में बंगाल के शासक पाल वंश और पश्चिम में मुल्तान के मुस्लिम शासकों से मिली हुई थी। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पे आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी अपनी किताब मिराजुल जहाब में लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज के पास महाशक्तिशाली महापराक्रमी सेना है। इस सेना की संख्या चारों दिशाओं में लाखों बताई गई है। भारत के कुछ राजाओं को छोड़ के अरब के खलीफा मौत सिंह वासिक, मुतबकल आदि सम्राट मिहिर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। मिहिर भोज प्रतिहार ने सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपने राज्य का अभिन्न अंग बनाया। इस तरह सम्राट मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं काबुल से रांची और असम तक, हिमालय से नर्मदा नदी और आंध्र तक, काठियावाड़ से बंगाल तक सुदृढ़ और सुरक्षित थीं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मिहिर भोज की एक सेना महापराक्रमी राजपूत योद्धा कनकपाल परमार के नेतृत्व में गढ़वाल नेपाल के शासक राघव देव की तिब्बत के आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार एक सेना अलकान देव के नेतृत्व में पंजाब के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललियाशाही राजाओं को तुर्किस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमणों से बचाती थी। मिहिर भोज की पश्चिम की सेना मुल्तान के मुसलमान शासक पर नियंत्रण करती थी। मिहिर भोज के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन वे हर बार विफल रहे। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और संस्कृति के रक्षक सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। मिहिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। भारत के इतिहास में मिहिर भोज प्रतिहार का नाम सनातन धर्म रक्षक और राष्ट्र रक्षक के रूप में दर्ज है। मिहिर भोज की एक उपाधि आदि वराह थी। उनके समय के सोने के सिक्के पर वराह की आकृतियां उकेरी गई थी। यह एक संपन्न और समृद्ध राज्य था। श्री वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में एक श्लोक आता है, जिस श्लोक में इसका वर्णन आता है कि
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मण मब्रवी द्वारी तिष्ठ महाबाहो प्रतिहारम विसर्जया। इसका अर्थ यह है कि श्री राम जी यहाँ करते हैं, श्री राम ने तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, महाबाहो द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्योढ़ी पर खड़े होकर लहरा दो। ये जो प्रतिहार शब्द है ये वास्तव में संस्कृत का शब्द है। इसके दूसरे तरफ जो खड़े होता है और रक्षा के लिए खड़ा होता है उसको प्रतिहार कहा जाता है। तो ये प्रसंग जो है रामायण के उत्तरकांड में आता है। तो ये प्रतिहार राजवंश का आप समझ सकते हैं कि राम राज्य से सीधा संबंध और कितना प्राचीन है। सम्राट मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार प्रतिहार राजपूत रावण को मारने वाले श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के वंशज हैं, जो स्वयं श्री राम के प्रतिहार थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान जैन समाज के कवि राजशेखर, जो प्रतिहार वंश के सम्राट मिहिर भोज, महेंद्रपाल और महिपाल के दरबारी कवि थे, वो भी प्रतिहार राजपूतों को रघुकुल तिलक, रघुवंश मुक्तामणि कहते हैं। प्रतिहारों तथा अन्य राजवंशों के सभी अभिलेख तथा साहित्यिक स्रोत से यह स्पष्ट घोषणा होती है कि प्रतिहार राजपूत भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी के वंशज तथा सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। वर्तमान में एक षड्यंत्र के तहत प्रतिहार राजपूतों को आधुनिक इतिहासकारों ने गुर्जर लिखना शुरू कर दिया, जबकि प्रतिहारों ने कभी भी स्वयं को गुर्जर प्रतिहार नहीं कहा। राष्ट्रकूटों और चालुक्यों ने अवश्य प्रतिहार क्षत्रियों को अपने अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार कहा है, लेकिन उससे उनका अर्थ जाति से नहीं बल्कि स्थान से है। इतिहासकार के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक ग्लोरीज दैट गुर्जर देश में इस विषय का विस्तृत विवेचन किया है और यह सिद्ध किया है कि गुर्जर देश के स्वामी होने के कारण प्रतिहार राजपूतों को उनके विरोधियों ने गुर्जर प्रतिहार कहा है। कालांतर में जब चालुक्य गुजरात के शासक बने तब उनके साथ भी गुर्जर शब्द जुड़ गया। बाद में जब तुर्क मुस्लिम गुजरात के अधिपति बने तब उनको भी गुर्जर कहा जाने लगा। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के एक शिलालेख में उनको गुर्जराधिपति बताया गया है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण में गुर्जर क्षत्रियों के अलावा गुर्जर ब्राह्मण, गुर्जर वैश्यों का भी उल्लेख मिलता है। गुर्जरत्रा के शासक होने से इस वंश के राजाओं की देशवाचक उपाधि गुर्जरेश्वर, गुर्जरेंद्र, गुर्जर नरेश इत्यादि शब्दों से संबोधित है। प्रसिद्ध इतिहासकार C.V. वैद्य, महापंडित गौरीशंकर ओझा तथा दशरथ शर्मा जैसे अनेक विद्वान गुर्जर प्रतिहार का अर्थ गुर्जर देश के प्रतिहार या स्वामी से करते हैं। प्रतिहारों के साथ जो ये गुर्जर शब्द जुड़ता है वो कैसे जुड़ा, और प्रतिहारों ने कभी भी स्वयं को गुर्जर नहीं कहा पर फिर भी उनके साथ ये गुर्जर वर्ड कैसे चिपक गया? अब देखिए, ये जिस समय की बात है, प्रतिहारों के समय में गुजरात का नाम नहीं है। ये राजपूताना का दक्षिणी हिस्सा और अभी वर्तमान गुजरात के उत्तरी हिस्सा, ये नर्मदा के किनारा, मालवा से पश्चिम दक्षिण का इलाका, इसको गुजरातरा बोला गया है। और उसी गुजरातरा को अभी आधुनिक युग में उसको गुजरात बोला जाता है। इसको सबसे पहले के मुंशी ने अपने गुजरात को गौरव प्रस्तुत करने के लिए, गौरवपूर्ण दिखाने के लिए महान सम्राट मिहिर भोज को गुजरात से गुजराता करके जोड़ दिया। इसलिए लोग बाद में उनको गुर्जर शब्द लगाने लगे। वो के मुंशी का एक ही उद्देश्य था, वो स्थानवाचक मिहिर भोज, ये प्रतिहार जो है मूल शासक वो गुजरातरा के रहने वाले थे। ये इस संदर्भ में के मुंशी ने अपने गौरवपूर्ण इतिहास को दिखाने के लिए गुजरात का उन्हें मिहिर के साथ जोड़ दिया है। फिर बाद में इसको भ्रमवश लोगों ने गलत तरह से उसका अर्थ लगाया, लेकिन गुजरातरा उसका स्थानवाचक शब्द है और उसका संदर्भ केवल गुजरात से है, जो आपके नर्मदा का किनारा, ये राजपूताना का दक्षिणी क्षेत्र और गुजरात, ये इससे उसको गुजराता शब्द जोड़ दिया गया। इस वीडियो के माध्यम से हमने मिहिर भोज प्रतिहार के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।